वेलकम, पंकज सर चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं जो कि कंपटीशन के युग में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टेंस को आज हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसको आप ध्यान से सुने। टेंस का सबसे पहले डेफिनेशन जान लें, इसका क्या होता है। क्रिया के करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अभी कंपटीशन का युग है, इसीलिए हमें टेंस को शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहिए और कोई भी प्रश्न को यथाशीघ्र हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए टेंस का मेन टॉपिक जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिसको हम सही रूप से उसको पहचान सकें कि ये किस टेंस का है और इसका रूल और रेगुलेशन क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। और थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल। अब तीनों का मेन रूप से पहचान जरूरी है। वर्तमान काल यानी जो समय अभी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता है, यानी कि वो समय अभी गुजर रहा है, इसीलिए उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। उसी चीज़ को हम भूतकाल में बोल सकते हैं, राम खा चुका है, राम खा चुका है। और इसी को हम फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं, राम खाएगा। इसीलिए तीनों में अलग अलग अंतर है। वर्तमान काल जो समय अभी हो रहा है, और पास्ट टेंस जो समय बीत चुका। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो तीनों टेंस का अलग अलग 4 रूप होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 रूप होता है, पास्ट टेंस का 4 रूप होता है और फ्यूचर टेंस का 4 रूप होता है। तो प्रेजेंट टेंस का 4 रूप, सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में हम वर्णन करते हैं। प्रेजेंट
टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। फर्स्ट में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंपल टेंस। तो इसके बारे में सबसे पहले पहचान और रूल ज़रूरी है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, आईडी इसका होता है। हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा रहता है। ये पहचान हुआ, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा हुआ हो, उससे हम पहचान जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको बनाने का नियम, रूल है एस प्लस भी प्लस ओ, यानी शॉर्ट फॉर्म है। एस का मीन्स हो गया सब्जेक्ट, एस मीन्स हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। आप बोलिएगा कि कर्ता किसे कहते हैं, तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और वर्ब भी मीन्स हो गया वर्ब यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। और ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे एक वाक्य लो, राम आम खाता है। ये हिंदी वाक्य है, राम आम खाता है। तो राम कर्ता हो गया, खाना ये क्रिया हो गया, और आम कर्म हो गया। हिंदी में क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आता है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म आता है। तो इसको हम बना सकते हैं, राम का हो गया, ऐसे लिख सकते हैं राम ईट, EAT, इसमें एस लगेगा, ये बताएंगे। राम ईट्स ए मैंगो। अब इस वाक्य से, एक वाक्य से हम चार वाक्य बना सकते हैं, यानी एक ट्रांसलेशन से हम चार ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमने लिखा राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। ये स्वीकारात्मक वाक्य है, यानी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो इसको हम, यानी असर्टिव सेंटेंस को हम AS भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो इसका रूल होता है, जैसे ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसमें क्या लगेगा, डज राम, डज राम, ये आ जाएगा ईट ए मैंगो, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी IS। अब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस यानी NS। चौथा सेंटेंस है डज राम नॉट ईट ए मैंगो। अब चारों वाक्य का हम थोड़ा हिंदी अर्थ समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाक्य का ये हमारा अर्थ हुआ, राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। डज राम ईट ए मैंगो, क्या राम आम खाता है। ऐसे आपको हम यदि बोलेंगे राम आम खाता है तो बना दोगे राम ईट्स ए मैंगो। और यदि हम हिंदी में आपको पूछें कि क्या राम आम खाता है तो उस समय दिमाग थोड़ा पजल हो जाता है कि अब इसमें क्या लगावे नहीं लगावे। इसीलिए डज राम ईट ए मैंगो मैंने क्या राम आम खाता है। राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है। डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है। तो चारों वाक्य को हम टेंस जानने के बाद आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको बोले थे कि इसमें हम एस लगाए, एस क्यों लगाए, तो इसका रूल रेगुलेशन है, थोड़ा सा इसके बारे में समझने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस हम लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही सी नेम, इट भी आता है। तो ही सी इट नेम यदि हो तो उसमें हम एस या ईएस लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। अब ये देखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट नेम में एस या ईएस लगाएंगे तो एस किस में लगाएंगे और ईएस किस में लगाएंगे। तो जिस वर्ब के अंत में ओ या वाई रहे उसमें हम ईएस लगाते हैं। ये रूल जो है ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही लागू है और बाकी फॉर्म में एस लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। अब आते हैं टेंस के दूसरे रूप में यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस।
दूसरा टेंस का रूप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। टेंस इसका आइडेंटिफिकेशन है यानी आईडी। आईडी से ही हम पहचान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस जो है किस टेंस का है। जब ये हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस का है तो उसका रूल रेगुलेशन यदि हम जानते हैं तो उस टेंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईडी, जैसे किसी लड़के का बगैर आईडी यानी बगैर नाम का हम पुकारेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन नाम से पुकारेंगे तो वो एक बार में सुन जाता है। उसी तरह से हर एक टेंस का आईडी होता है। तो आईडी से हम जो है पहचान जाते हैं कि ये इस टेंस का है और उसका रूल जो है, रूल को हम दिमाग में फॉलो करते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। यदि आईडी पता नहीं रहेगा तो रूल भी हमें उस समय कामयाब नहीं होगा। इसीलिए हर एक टेंस का कम से कम आपको आईडी जो है दिमाग में रखना है और आईडी से ही एट वंस रूल को याद करेंगे और उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आईडी है हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि। जब हम आईडी जान जाते हैं तो इसका रूल के बारे में सोचते हैं कि इसका रूल क्या होगा। इसका रूल है एस प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल एक ले लो, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे आई जाता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा ये टेंस जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये ख़त्म नहीं होता है। वो तो आई में क्या लगाएंगे एम, आई एम, गो है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये देखना है कि इज एम आर ये तीनों जो है तीनों अलग अलग जगह पर लगता है। आई के साथ तो हमेशा एम लगेगा, याद रखना है आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ही सी इट नेम, नेम यदि सिंगल हो तभी उसमें हम इज लगाएंगे। वी यू दे इसके साथ हम आर लगाएंगे। ये जो है हमको याद रखना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इस वाक्य को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो एम को आगे कर देंगे। एक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको हम आगे करके प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं।
तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब एम है, एम को हम आगे करके प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। एम आई गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, ये यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। और उसी को हम प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ। फर्स्ट का वाक्य का प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी आईडी जानना जरूरी है। हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि लगा रहता है। इसका रूल है एस प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस O। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। इसमें थोड़ा ये याद रखना है, आई वी यू दे इसके साथ हैव लगता है और ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है। इस चीज़ को यदि हम याद रखेंगे तो किसी भी वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। मैं विद्यालय जा चुका हूँ, आई लिखे, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव जा चुका हूँ, जाना, गो का V3 रूप होता है गॉन। आई हैव गॉन टू स्कूल। फिर वैसे हम बना सकते हैं, हैव आई गॉन टू स्कूल, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, प्रश्नवाचक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से यदि हम वाक्य बनाएंगे
तो हमें ट्रांसलेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको फिर से एक बार देख लो। प्रेजेंट का तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आईडी है हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि लगा रहता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ओ। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, याद रखने वाली चीज़ है। और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं विद्यालय जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँ। हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। इसके बाद टेंस का चौथा रूप देखते हैं। टेंस का चौथा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आईडी आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखो जैसे पहले सब में लिखे हैं। हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है आदि लगा रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आईडी यानी पहचान है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसे कि हिंदी क्रिया के अंत में पहचान ये है कि हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है आदि लगा हुआ रहता है। जैसे वह पढ़ता आ रहा है, मैं खेलता आ रहा हूँ, तुम देखते आ रहे हो। हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है आदि लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका रूल है एस यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब, उसमें हम ING जोड़ेंगे, कंटिन्यूअस है, प्लस फॉर या सिंस भी लगाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें भी थोड़ा नोट रखना है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन और ही, सी, इट, नेम के साथ
हैज़ बीन लगाया जाता है। ये चीज़ याद रहने के बाद हम किसी वाक्य को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एज पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह 2 वर्षों से पढ़ाता आ रहा है। वह 2 वर्षों से पढ़ाता आ रहा है। इस वाक्य को हम बनाते हैं, वह का इंग्लिश हो गया ही, उसमें लगाएंगे हैज़ बीन, ही हैज़ बीन पढ़ाना, टीच यानी टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग। दो वर्षों से, इसमें हम लगाएंगे फॉर, 2 years, he has been teaching for 2 years। इसमें हम फॉर लगाए, किसी में सिंस लगेगा। फॉर सिंस का चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, किस में फॉर लगेगा किस में सिंस लगेगा। जैसे दूसरा वाक्य लिखते हैं, आई हैव बीन गोइंग for 2 hours। I have been going for 2 hours। मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, जाता आ रहा हूँ। अब ये चीज़ देखना है कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। तो फॉर ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का अवधि। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का बिंदु। अब देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। समय का अवधि और समय का बिंदु। समय का अवधि हुआ जैसे 2 माह से, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में लिख सकते हैं कोई नाम दे करके, जैसे जनवरी से। इसमें जैसे हम लिख सकते हैं 2 घंटे से, घंटे से। इसी चीज़ को हम पॉइंट ऑफ टाइम में लिखेंगे 2 बजे से। दोनों में देखना है डिफरेंस क्या है। 2 बजे से, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों के समय में अंतर है। जैसे 2 घंटे से, तो कोई निश्चित नहीं है कि कितने 2 घंटे से और 2 बजे से, यानी 2 घंटे से मैंने कोई निश्चित नहीं, सवेरे शाम, लेकिन ये 2 बजे से निश्चित है। तो जो निश्चित रहेगा उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जो अनिश्चित रहेगा उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, इसी चीज़ को हम लिख देंगे 1985 से, निश्चित।
इस प्रकार हम फॉर और सिंस में दोनों में डिफरेंस करके फॉर और सिंस लगा सकते हैं।